गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिजिक्स में लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि इमेज को फॉर्मेशन करने के हमारे पास रूल्स क्या होते हैं। किसी भी मिरर से अगर चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, इन दोनों मिरर्स से अगर हम इमेज को फॉर्म करते हैं तो रूल्स क्या होते हैं। उसके लिए 3 रूल्स आपको मेनली बताए गए थे दोनों मिरर्स से रिलेटेड। तो आई होप कि वो चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर हम क्लास 10th फिजिक्स की बात करें तो हमको ये पढ़ना चाहिए कि आखिरकार जब हम कोई भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं या मिरर से इमेज बनाते हैं, उस समय वहाँ जो सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं उन सिंबल्स के साइन जैसे आप देखते होंगे लिए जाते हैं। किसी सिंबल को पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है, किसी सिंबल को नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है ये सीखना कि ये साइन कन्वेंशन क्या होता है। आखिरकार चिन्ह की ऐसी कौन सी परिपाटी है जिसे हमको यूज़ करना चाहिए और जिसके तहत ये डिसाइड होता है कि कब हमें किस सिंबल को प्लस में लेना है और कब हमें किस सिंबल को माइनस में लेना है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम इसमें होता है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द साइन कन्वेंशन। मिरर्स के साथ जो सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सिंबल्स कब हमने प्लस लेने हैं और कब हमें माइनस लेने हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले से हेडिंग डाल रखी है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। ओके, साइन कन्वेंशन में सबसे पहली चीज़ तो आपको हमेशा याद रखना है, जितनी भी डिस्टेंसेस आप मेज़र करेंगे, ठीक है। एक उससे भी पहले एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आप हमेशा लाइट रेज ना मिरर पे हमेशा बाईं ओर से ही डालिए। दाईं ओर से लाइट रेज आएंगी तो क्या गलत हो जाएगा? बेटा गलत नहीं हो जाएगा, पर कोशिश करिए अगर आप फिगर बना ही रहे हैं तो फिर बाईं ओर से ही लाइट रेज डाली जाए, उससे आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। ठीक है ना, दाईं ओर से लाइट रेज डालने पर गलत नहीं हो जाएगा कुछ भी, पर बाईं ओर से लाइट रेज को डालना इट विल बी कन्वीनियंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला रूल जो मैं लिखना चाहूँगा वो यही है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से ही डालनी चाहिए। ठीक है ना, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डालनी चाहिए। बाईं ओर से डालनी चाहिए। ठीक है, मैं एक छोटा सा फिगर बना के यहाँ समझा देता हूँ आपको। जैसे ये कॉनकेव मिरर है आपका अवतल दर्पण। लाइट रेज आप जब भी डालें हमेशा लेफ्ट साइड से डालें, इधर से ना डालें। अगर कहीं बना बनाया फिगर आपको मिलता है और उसमें राइट से आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप अगर करें तो बाईं ओर से ही लाइट रेज को डालिए। ठीक, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अब जितनी डिस्टेंसेस आप मेज़र करेंगे, जितनी भी दूरियां नापेंगे, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, जितने भी इस टाइप के डिस्टेंसेस मेज़र करेंगे वो सब आप मुख्य अक्ष के साथ मेज़र करेंगे और ध्रुव से मेज़र करेंगे। ध्रुव समझते हैं ना, मिरर में यहाँ पर ऐसा ये पोल रहता था, आपको ध्यान होगा, तो ध्रुव से नापनी चाहिए सभी दूरियां। तो यहाँ पर दूसरा नियम मैं लिख देता हूँ, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापनी चाहिए। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापनी चाहिए। ध्रुव जिसे आप पोल कहते हैं, पोल को पी से लिखते थे ना, वहां से
ब्रैकेट में मैं P लिखे दे रहा हूँ। तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापनी चाहिए। ओके बेटा, ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट में ये याद रखना है कि जितनी भी डिस्टेंसेस आप प्रकाश किरण के चलने की दिशा में नापेंगे, आपतित किरण की दिशा में नापेंगे, वो सारी की सारी दूरियां आपको धनात्मक चिन्ह के साथ लेनी है। और जो दूरियां आप आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापेंगे वो सब ऋणात्मक चिन्ह के साथ नापनी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखते हैं, वे दूरियां जो आपतित किरण आपतित किरण की ही दिशा में नापी जाती हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं या ली जानी चाहिए। धनात्मक चिन्ह के साथ ली जानी चाहिए। ठीक, और फोर्थ पॉइंट में लिख देता हूं कि वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं। वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जानी चाहिए। ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जानी चाहिए। ठीक, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मैंने एक अवतल दर्पण यहाँ पर बनाया, अब इस पे यहाँ से ऐसे प्रकाश किरणें चली। आप तो जानते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। यहाँ कहीं प्रिंसिपल फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऐसे निकल के चली जाती हैं। ये तो आपको पता ही होगा। इस डिस्टेंस को हम F से लिखते हैं और इसको मुख्य फोकस दूरी भी कहा जाता है, इसको F। ये वक्रता त्रिज्या होती है। जब ये आपने पढ़ा हुआ था इनके बारे में, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, मुख्य फोकस किसको कहते हैं, ये सब बताया गया था। अब आप देखें, दर्पण का ध्रुव तो यहाँ पर है। अब अगर मैं आपको बोलूँगा इसकी फोकस दूरी नापिए, तो दर्पण के ध्रुव से नापेंगे एक तो, क्योंकि ऊपर चिन्ह परिपाटी में आपने नियम लिखा है, ध्रुव से नापेंगे। और अब आप देखिए, फोकस दूरी तक जाने के लिए ध्रुव से आपको फोकस दूरी नापनी है ना, तो पोल से मुख्य फोकस तक जाने के लिए पोल पर खड़े हो जाइए और मुख्य फोकस तक जाइए। आप देखो, आपको बाईं ओर चलना पड़ रहा है, बाईं ओर चलना पड़ रहा है। दूसरी चीज, आपतित किरण की दिशा ये है बच्चों, देखो ये आपतित किरण की दिशा है ना, इधर से ऐसे, तो आपतित किरण की दिशा ये है और फोकस दूरी तो हमको इसके अपोजिट नापनी पड़ रही है, विपरीत दिशा में नापनी पड़ रही है ना। तो अगर फोकस दूरी को हमें विपरीत दिशा में नापना पड़ेगा, तो फिर फोकस दूरी कैसे निशान के साथ ली जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ ली जाएगी। आपने अभी भी देखा। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती है, इसलिए इसको नेगेटिव साइन के साथ हम लेते हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। दूसरा, वक्रता त्रिज्या को देखिए, ये यहाँ तक नापी जा रही है। ये डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ये वाली डिस्टेंस को। ध्रुव से
वक्रता केंद्र तक की दूरी नापने जाएंगे तो इसे भी हमें बाईं ओर ही नापना पड़ेगा। अगर बेटा इसे भी आपको बाईं ओर नापना पड़ रहा है तो आप देखिए आपतित किरण की तो दिशा बच्चों ये है, पर नापना हमें इधर की तरफ पड़ रहा है। आपतित किरण की दिशा इधर है और वक्रता त्रिज्या को नापना इधर की तरफ पड़ रहा है। सो अगेन दे आर अपोजिट टू ईच अदर, एंड इफ दे आर अपोजिट टू ईच अदर तो हमें इनका साइन भी नेगेटिव लेना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम माइनस निशान के साथ लेंगे अवतल दर्पण का। यही चीज थोड़ा सा उत्तल दर्पण में देखिए। उत्तल दर्पण में ये ऐसा बनता, अंदर की तरफ पॉलिश लगी होती और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता। यहां पर कहीं पर प्रिंसिपल फोकस होता है, यहां कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है इसका। यहां से प्रकाश किरणें जब ऐसे चल के जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर तो वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे परावर्तित होकर निकल जाती हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य फोकस है और ध्रुव से मुख्य फोकस तक के डिस्टेंस को हम f से लिखते हैं। और ध्रुव से कहां पर बना दूं, यहां पर बना दे रहा हूं मैं। ये प्रिंसिपल फोकस है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये परावर्तित किरण है। हमें परावर्तित किरण नहीं देखनी है, हमें आपतित किरण देखनी है कि आपतित किरण की दिशा क्या है। आपतित किरण की दिशा प्यारे बच्चों इधर की तरफ है। अब ध्यान से देखिए, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। अगर मैं आपसे पूछता हूं फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। और प्यारे बच्चों, ध्रुव से मुख्य फोकस तक पहुंचने के लिए आपको दाईं तरफ चलना पड़ रहा है कि बाईं तरफ? आंसर है दाईं तरफ चलना पड़ रहा है। और अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों ये तो आप आपतित किरण की दिशा में ही जा रहे हैं। आपतित किरण भी इसी दिशा में जा रही है और ध्रुव P से F तक का डिस्टेंस भी आप ऐसे ही नाप रहे हैं। सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये तो दोनों ही एक ही दिशा में है। अगर एक ही दिशा में है तो इसकी फोकस दूरी प्लस निशान के साथ ली जाएगी। दूसरी चीज से रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, ये आपतित किरण की दिशा है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नाप रहे हैं हम इधर की तरफ। तो जिधर जो दिशा आपतित किरण की है वही दिशा वक्रता त्रिज्या की है। इसलिए यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसे लेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये चीज अब आप आगे से याद रख लीजिए। ये प्यारे बच्चों कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और प्यारे बच्चों ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों नेगेटिव होते हैं और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों कैसे रहेंगे प्यारे बच्चों? प्लस रहेंगे। बाकी सबका साइन कन्वेंशन जैसे मैंने इन दोनों को समझाया है वैसे ही बाकी का चलेगा आपके। तो एक तो ये हो गया। और देखिए आपके क्या रूल्स हो सकते हैं। एक रूल इसको भी आप याद रखिएगा कि जो लंबाइयां हम मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापेंगे उनको धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे और जो लंबाइयां हम मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापेंगे उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। जैसे कि वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इनकी बात मैं कर रहा हूं। तो जो लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी जाती हैं मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी जाती हैं उन्हें धनात्मक तथा जो लंबाइयां मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के
नीचे की ओर नापी जाती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी जाती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी जाती हैं, उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाना चाहिए या लिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है बच्चों। जैसे मैं एक फिगर आपको बना के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमने अवतल दर्पण बना लिया और ये अवतल दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको आप मुख्य अक्ष कहते हो, और ये हमने एक वस्तु रख लिया ऑब्जेक्ट। मान लिया कि इसकी इमेज यहाँ पर बनती है, ये बन गई इमेज, ठीक। तो वस्तु आप देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है और जो इमेज है वो वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है। प्यारे बच्चों, अभी आपको रूल हमने जो लिखाया उसके मुताबिक आपने क्या देखा कि जो लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी जाती हैं उन्हें धनात्मक, और जो लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी जाती हैं उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है और इमेज वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे है, तो वस्तु की जो लंबाई नापेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। इसकी लंबाई कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और इसकी प्यारे बच्चों लंबाई कैसी लेंगे? इसकी लंबाई नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है और वो क्या है? मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन थे जिन्हें आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए ही न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व होंगे। आई होप की चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। और जब हम सॉल्व करेंगे तो हम खुद आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप ये रूल्स याद करके रखेंगे, ठीक। अब बहुत ज़रूरी है इस जगह पर एक और बात करने की कि आखिरकार ये जो मिरर्स से हम लोग डेरिवेशन करेंगे या जो कुछ भी यूज़ करेंगे यहाँ पर, वो सिंबल्स क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको सिंबल्स समझा देते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा सिंबल्स के बारे में कि किस के लिए कौन सा सिंबल आप प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे वस्तु की दूरी के लिए आप क्या सिंबल यूज़ करेंगे? मैं बात ये कर रहा हूँ कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब के लिए आप कौन सा प्रतीक यूज़ करेंगे, ठीक है ना। बच्चे इसमें भी बड़े कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं सिंबल। साइन कन्वेंशन आपका हो गया, इसमें तो और कोई पॉइंट है नहीं, फिर होगा तो मैं उसी समय बता दूंगा आपको। सिंबल्स में नंबर 1 आप ध्यान रखना है। देखो सभी दूरियां ध्रुव से नापेंगे, पहले ही लिख चुके हैं। हम सिर्फ वस्तु की दूरी बताएंगे कि किससे लिखी जाती है। तो आपको नंबर 1 पे है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी जिसे आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को प्यारे बच्चों स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 2 नंबर 2 पे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ओके, इमेज डिस्टेंस को प्यारे बच्चों v से लिखा जाता है। और दोनों में फर्क देखिए, इसकी लाइन नीचे से आती है, इसकी ऊपर ही ऊपर निकल जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे बच्चों आपको याद रखना है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को अंग्रेजी में बोला जाता है फोकल लेंथ, और इसे प्यारे बच्चों स्मॉल f से लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद फोर्थ नंबर ले लेते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वैसे ये चीज़ें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको प्यारे बच्चों कैपिटल R से लिखा करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ पर आती है वस्तु की ऊंचाई को किससे लिखोगे। वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई, उसी को बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट को लिखने के बेटा हमारे पास कई सिंबल हैं। हम HO से भी लिख सकते हैं, H1 से भी लिख दिया जाता है, और कभी कभी तो हम O से भी लिख सकते हैं। आप इन तीनों सिंबल्स में जो सिंबल आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 6th प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट को भी ऐसे ही बेटा हम HI से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और आप चाहें तो I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I स्टैंड्स फॉर इमेज, ठीक है ना, तो इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तो सिंबल्स कुछ ज़्यादा खास होते नहीं इसमें, और होंगे तो फिर अभी याद आएंगे तो हम आपको बता देंगे। वैसे इतने सिंबल्स ही यहाँ पर रहेंगे, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो ये सिंबल्स आपको यूज़ करने हैं, और निशान सहित, ध्यान से सोच समझकर निशान सहित आपको यूज़ करने हैं, ओके। आज हम लोग इसके बाद एक डेरिवेशन करेंगे, जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, जिसमें आपको मतलब एक डेरिवेशन है जिसमें आप देखते हैं F = R/2। ये डेरिवेशन करेंगे और आप सभी लोग इसे बड़े अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सूत्र F = R/2 का निगमन, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान और बड़ा इम्पोर्टेंट। तो अवतल दर्पण से मैं इसको आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। दोनों से ही इजी है वैसे तो, पर आप कॉन्केव मिरर से कर लीजिए, आपको कन्वीनियंट भी रहेगा। तो देखिए, मैं एक कॉन्केव मिरर यहाँ पर बना लेता हूँ। ये कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में ऐसे उभरे हुए भाग पर पॉलिश लगी रहती है, और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये हमने बेटा बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे आप मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पर इसका मुख्य फोकस होगा, यहाँ कहीं पर इसका मुख्य फोकस होगा F। इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये मुख्य फोकस होगा, ठीक। अच्छा, और यहाँ कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे वक्रता केंद्र आप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पर दर्पण का ध्रुव होगा, जिसे आप पोल कहते हैं। क्लियर, इतना तो आता ही है आपको, ओके। अब हम यहाँ पर लाइट रेस को डालते हैं, देखो। तो एक लाइट रे हम ऐसा लाएंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी प्यारे बच्चों। और आपने प्रतिबिंब बनने के नियम में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है प्रतिबिंब बनने के नियम में? ये पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है वो हमेशा अवतल दर्पण अगर है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये अवतल दर्पण है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, देखिए इसको, ये देखे ऐसे चली गई, ठीक।
मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तित हुई और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई। ये मुख्य फोकस का पॉइंट है। ओके, अच्छा, इसके बाद मान लिया कि ये पॉइंट का नाम हमने रख लिया ए, और भी इसका नाम रख सकते हैं आप, कुछ भी कर लीजिए, इसका नाम रख दीजिए बी। ओके, ठीक। एक काम करना चाहते हैं हम, पॉइंट ए पर अभिलंब बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि जो गोली दर्पण होते हैं उनके जिस पॉइंट पर आपको अभिलंब चाहिए उस पॉइंट को वक्रता केंद्र से मिला दीजिए। आपको गोली दर्पणों के जिस बिंदु पर आपको नॉर्मल चाहिए, अभिलंब चाहिए, उस पॉइंट को आप वक्रता केंद्र से मिला दीजिए। वो जो लाइन आएगी प्यारे बच्चों, वो लाइन उस पॉइंट पर अभिलंब का काम करेगी। तो अगर हमें इस पॉइंट पर अभिलंब चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा कि मैं इस पॉइंट को वक्रता केंद्र से मिला दूंगा। देखिए ऐसे, ऐसे। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, देखो अभिलंब बन गया। कहाँ है अभिलंब? लाइन सी ए एन, ये जो सी से एन तक की लाइन देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और देखिए, जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये किरण आकर दर्पण पर पड़ी है तो ये आपतित किरण है, और ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? आपतन कोण। मान लिया कि आपतन कोण थीटा है। वैसे आपतन कोण को आई से लिखते हैं, पर यहां पर हम उसको किससे माने ले रहे हैं? थीटा दिए ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और देखिए अब ये क्या है? ये परावर्तित किरण है, और ये लाइन कौन सी है? अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है इसको परावर्तन कोण कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, आपने रूल पढ़े थे परावर्तन के कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन अगर आपतन कोण के बराबर है तो आपतन कोण तो हमने थीटा लिया हुआ है, आपतन कोण तो हमने थीटा माना है, इसलिए बच्चों परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ओके, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिए और ये बताएं कि ये कोण कितना रहेगा, और फिर बताएं कि ये एंगल कितना होगा। दोनों एंगल्स को ध्यान से देखिए और कोशिश करिए पता लगाने की। कुछ आइडिया मिल रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये कोण कितना होगा। आप एक काम करिए, ये दो समांतर लाइनें ऐसे बनी हैं। कौन कौन सी? एक ये बी ए वाली लाइन मैंने बना दी, और एक ये मुख्य अक्ष वाली लाइन बना दी सी पी, बी ए सी पी। और ये वाली व्हाइट वाली लाइन देखिए जो आ रही है, जिसको हमने अभिलंब बोला था, ये लाइन ऐसे आ रही है इस पे। क्लियर? अब ये वाला एंगल प्यारे बच्चों कितना है? आप चित्र में देखिए तो एंगल थीटा मिलेगा। तो बउआ ये वाला एंगल भी तो थीटा हो जाएगा। क्यों ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा? इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? थीटा हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब फिर से हम आपको दिखाते हैं एक एंगल और समझना है ना। अभी इसको मैं मान लेता हूं बी और ये मान लेता हूं ए। फिर ये लाइन मैंने बना दी सी पी वाली लाइन, सी पी पहले लाइन बना देते हैं। यहां पर सी है और यहां पर पी है, यहां कहीं पर एफ है, देखा ना बीच में। और फिर यहां से इसको ऐसे मिलाया गया है। यहां से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल, ये थीटा है और ये भी थीटा है। ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो बउआ ये पूरा एंगल कितना हो गया बेटा? अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल, तो पूरा एंगल तो 2 थीटा हो गया ना। इसलिए मैं यहाँ पर चाहूँ तो इस पूरे एंगल को बेटा क्या लिख सकता हूँ? 2 थीटा। और अब आप ध्यान देखिए, ये तो फिर एंगल कितना हो जाएगा? तो अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये भी एंगल 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक अंतर कोण है। दो समांतर रेखाएं, एक ये और एक ये, इसको एक तिरछी लाइन काटती हुई जा रही है, तिर्यक लाइन काटती हुई जा रही है। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक लाइन काटती हुई जाती है
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अगर ये 2 थीटा तो ये 2 थीटा, तो सी वाली जगह पर बनने वाला कोण थीटा था, पर एफ वाली जगह पर बनने वाला कोण बेटा कितना है, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। आप चाहें तो ये दोनों चीज़ों को मैं यहाँ किनारे रख देता हूँ, इसको छोटा भी कर लेते हैं ताकि दोनों इसी जगह पर आ जाएं। यहाँ इसको रख लेते हैं और थोड़ा इसे भी छोटा कर देते हैं। आपको प्रॉब्लम हो तो आप इन्हीं फिगर से समझ लीजिएगा कौन सा एंगल थीटा और कौन सा 2 थीटा कैसे बन गया। ठीक है, मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूं बॉक्स में। ओके, अब एक काम और करना है और इसके बाद हम इसको लिखना शुरू करेंगे। बिंदु ए से यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया, इस लंब को हमने मान लिया m, ये जो लंब का फुट है ना इसको हमने m मान लिया। ओके, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर देखने लायक ये है कि ये है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से या ध्रुव से मुख्य फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो f से लिखते हो। ये है बेटा वक्रता केंद्र, ध्रुव से, यहाँ पर ध्रुव पड़ता है, ध्रुव से और वक्रता केंद्र तक का जो डिस्टेंस होता है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है और उसे r से लिखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने इस पे बना दिया। अब हम इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। नोट कर लेते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना आपतन कोण। अब यही सब लिखते चले जाएंगे और डिराइव हो जाएगा इससे। माना आपतन कोण एंगल बी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा। बी ए सी ये वाला एंगल थीटा हो गया, इसलिए परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बउआ कौन सा आएगा, ये वाला। परावर्तित किरण और विलंब के बीच तो सी ए एफ आप लिख सकते हैं। एंगल सी ए एफ इज इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा तो ये थीटा, किस वजह से, तो आप लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। भाई कोई आपसे पूछ सकता है ना बेटा कि आपने आपतन कोण को तो माना था थीटा, तो ये आपने कैसे लिख दिया कि ये वाला कोण परावर्तन कोण भी थीटा हो जाएगा, तो परावर्तन के नियम से। हमने तो कुछ बनाया नहीं इस पे। अच्छा, ये एंगल ए सी पी कितना हो गया थीटा, क्यों, एकांतर कोण की वजह से। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू थीटा किस वजह से हो गया, ये एकांतर कोण के कारण हो गया, जिसे आप अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और एकांतर कोण का नियम और एक जगह लगा था, एंगल ए एफ पी। देखो आप ध्यान से, ए एफ पी कहाँ पड़ेगा, ए एफ पी, ये एंगल हो गया 2 थीटा। दिस इज अगेन ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, ए एफ पी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं जो कि 2 थीटा के बराबर है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। और एक लंब के बारे में बता देना चाहिए ना, अभी हमने लंब डाला है ना यहाँ से इस पर, तो यहाँ लिख देते हैं माना दर्पण के बिंदु ए से, माना दर्पण के बिंदु ए से माना दर्पण के बिंदु ए से उसके मुख्य अक्ष पर, उसके मुख्य अक्ष पर एक लंब ए एम डाला गया है। ठीक, ये एक लंब डाल दिया गया है। ओके, और डिस्टेंसेस के बारे में तो वैसे पता ही है, पर आप चाहें तो लिख सकते हैं माना
P से C तक का जो डिस्टेंस है वक्रता त्रिज्या कहते हैं और कैपिटल R है। और इसको माइनस निशान के साथ लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि इसे हम लेफ्ट साइड में नाप रहे हैं। आपतित किरण इधर की तरफ है, नाप तो इधर की तरफ रहे ना, उल्टी दिशा में, तो माइनस के साथ लिया जाएगा। तथा PF है फोकस दूरी और ये है स्मॉल f के बराबर। इसे भी नेगेटिव साइन के साथ लेंगे क्योंकि इसको भी तो बाईं ओर नापा जा रहा है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में। ठीक, तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ली। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज AMC। सबसे सरल मेथड से आपको बताएंगे, ठीक है? आप इसी मेथड से सीखिए। समकोण त्रिभुज AMC, समकोण त्रिभुज AMC में देखो बेटा, समकोण त्रिभुज AMC, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का है ना, इस वाले त्रिभुज में लेते हैं A, M और C। ये पूरा ट्रायंगल आप देखें, इसमें मैं tan थीटा लगा देता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू, बेटा आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा के लिए लंब क्या है? AM, आधार है MC, AM अपॉन MC। ओके, ठीक, इसको बना रहने दीजिए और मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, या आप रहने दीजिए। अब एक दूसरा समकोण त्रिभुज भी देखिए आप अपने चित्र में। समकोण त्रिभुज देखिए, मैं दिखाता हूं। समकोण त्रिभुज AMF, ये वाला छोटा जो दिख रहा है यहां पर ना, AMF। समकोण त्रिभुज AMF में, इसमें हम भी tan फिर से लगाएंगे, पर इसका एंगल 2 थीटा है ना बेटा, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, फिर से लंब बटे आधार। इस त्रिभुज के लिए ये लंब होगा और ये आधार है, तो लंब AM, आधार MF। लंब प्यारे बच्चों हो गया AM, आधार बेटा हो गया MF। ये tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहां पर हमें कुछ शर्तें बेटा लगानी पड़ेंगी, कुछ शर्तें ये लगानी पड़ेंगी। पहली शर्त तो ये लगाएंगे कि अगर थीटा और 2 थीटा बहुत छोटे कोण है, क्योंकि बेटा जब चित्र बनाते हैं हम तो आप इतना बड़ा मिरर देखते हैं, पर कॉन्केव मिरर एक्चुअली आप देखेंगे तो मेरे हाथ की गदेली जितना बड़ा भी नहीं होता। वो बस आप जब देखते हैं तो वो बस इतना सा बड़ा मिरर मिलता है आपको, सामने से देखने पर प्लेट जैसा दिखेगा ना आपको, बस इतना बड़ा मिरर मिलता है। अब इतने बड़े मिरर में जब ये किरणें वगैरह डालेंगे तो जो एंगल ये थीटा बन रहे हैं ना यहाँ पर, ये सारे के सारे एंगल बेटा बहुत छोटे छोटे बनते हैं। फिगर में हमें बड़ा दिखाना पड़ता है क्योंकि हमें आपको समझाना होता है। अगर आपको दिखेगा नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे बड़े बनाने पड़ते हैं। पर एक्चुअली ये सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं? छोटे छोटे कोण होते हैं। तो पहला कन्वीनियंस तो हम ये लेना चाहते हैं कि थीटा और 2 थीटा अत्यंत छोटे कोण हैं। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि थीटा व 2 थीटा अत्यंत छोटे कोण होते हैं, अत्यंत छोटे कोण होते हैं। इसलिए अब क्योंकि छोटे हैं तो हम tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं तथा tan 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan की वैल्यू उस एंगल के बराबर आती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, एंगल अगर मैंने 0 डिग्री कर दिया, 0 डिग्री कर दिया, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू बेटा क्या होती है? 0 ही तो होती है। तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो जो एंगल होता है वही उसकी वैल्यू बनता है। देखो, और उसी बेसिस पर मैंने यहाँ लिखा कि एंगल बहुत छोटे हैं, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू थीटा और tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। आई होप कि वहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि अगर एंगल बहुत छोटा ले लें, 0 डिग्री ले लें, तो tan 0 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है।
जो यहाँ लिखा होता है वही यहाँ लिख दिया जाता है। उसके आधार पर ये हमने लिखा। दूसरी चीज ये ले लेते हैं कि अगर दर्पण का ये द्वारक छोटा हो, द्वारक का मतलब उसका जो कर्वेचर है, अगर कर्वेचर ऐसा होगा तो जब आप यहाँ से लंब डालोगे तो वो ध्रुव से थोड़ा दूर पड़ेगा। लेकिन अगर इसका कर्वेचर प्यारे बच्चों ऐसा हो जाए, अब जब लंब आप डालेंगे तो बहुत नजदीक आ जाएगा ना पी के। ये एक कन्वीनियंस हमको लेना है कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु M बिंदु P के अत्यंत समीप होगा। यहां पर लिख लेते हैं, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु M बिंदु P के अत्यंत समीप होगा। बिंदु M बिंदु P के अत्यंत समीप होगा। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, अब जब M और P बहुत नजदीक नजदीक हो जाएंगे तो हम जहां जहां M होगा ना वहां P ले लिया करेंगे। तब M के स्थान पर P यहां पर मैं लिख लेता हूं समीप होगा। इसको हम हटा दे रहे हैं, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं समीप होगा। तब M के स्थान पर बिंदु P लिखा जा सकता है। क्लियर? जहां M होगा वहां P लिख देंगे। अब देखो दो चीजें, एक तो tan थीटा को थीटा लिखना है और tan 2 थीटा को 2 थीटा लिखना है। दूसरा जहां M होगा वहां पर P लिख देना है। ये वाली बात समझ में आई ना बेटा? फिर से एक बार देखो, अगर कर्वेचर ऐसा होगा, द्वारक बड़ा है, ऐसा हो गया, तो जब आप यहां से ऐसा लंब डालोगे तो देखो ये लंब यहां पड़ रहा है, आके ध्रुव से इतना दूर पड़ रहा है। लेकिन अगर इसका कर्वेचर बहुत कम हो जाएगा, ऐसा हो गया, तो यहां से जब लंब डाला जाएगा तो वो देखो ध्रुव के बिल्कुल नजदीक आ रहा है प्यारे बच्चों। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो चलिए लिखते हैं, पर यहां जगह नहीं है, मैं अगले पेज में चलता हूं। तो यहां क्या करूंगा, tan थीटा की जगह थीटा AP अपॉन PC, M की जगह P भी लिखने ना, तो थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन PC। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन PC। और इसको देखिए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन MF, तो tan 2 थीटा को 2 थीटा लिखेंगे, AP अपॉन PF। 2 थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन PF। 2 थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन PF। ओके, इतनी चीज तो आई होप कि समझ में आ गई होगी, बड़ी आसान है, यहां तक तो कुछ डिफिकल्टी है नहीं। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये 2 की जगह तो हमने 2 लिखा, थीटा की जगह पर बेटा क्या लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से। थीटा की वैल्यू ये है, ये AP अपॉन PC, तो 2 की जगह 2 और इस थीटा की जगह पर आप लिख दो AP अपॉन PC इज इक्वल टू AP अपॉन PF। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, AP से AP हम कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? क्रॉस गुणा करा लो, यहां बचा क्या, 2 अपॉन PC इज इक्वल टू 1 अपॉन PF। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, PC को यहां पर मल्टीप्लाई कर लें 1 से, तो PC इज इक्वल टू PF को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू PF। अब सबसे शुरुआत में डिस्टेंसेस हमने डिसाइड किया था कि डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए। आप देखिए डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए, जहां पर PC है वहां -R लिख देंगे और जहां PF है वहां -F लिख देंगे। PC -R, PF -F, PC -R, PF -F। ओके प्यारे बच्चों, और देखो माइनस से माइनस दोनों साइड में ना कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, देखो 2F आ गया। आप R इज इक्वल टू 2F लिखें या यहाँ से F की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा R/2। F इज इक्वल टू R/2। और बेटा देखो यही तो डेरिवेशन करना था, F इज इक्वल टू R/2 का निगमन।
और f इज इक्वल टू r/2 को इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। यहां पर f क्या है, मैं इसे शब्दों में लिख देता हूं। f है फोकस दूरी, f है फोकस दूरी, कैपिटल R क्या चीज है, तो बेटा आंसर है कैपिटल R है वक्रता त्रिज्या बाई 2। इससे हमको एक बात पता चली कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां पर मैं इस पॉइंट को लिखे देता हूं। गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी सदैव, गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, तो ये गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की जितनी वक्रता त्रिज्या होगी उसका हाफ कर दें तो आपको फोकस दूरी मिल जाया करेगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें स्टडी की आप देखिए। सबसे पहले साइन कन्वेंशन पढ़ा, क्या लेंगे आप। इसमें आपने जो देखा कि आपतित किरण की दिशा में अगर दूरी नाप रहे हो तो प्लस और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नाप रहे हो तो माइनस। इसके लिए ना बहुत सारे बच्चे एक छोटा सा नियम बना लेते हैं कि दर्पण के दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव और बाईं तरफ नापी गई दूरियां निगेटिव होती हैं। ठीक है ना, आप ऐसे भी बना सकते हो। एक्चुअल नियम यही है कि अगर आप आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं तो दूरियां धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दूरियां ऋणात्मक लेनी चाहिए। साइन कन्वेंशन किया सबसे पहले हमने, फिर आपको सिंबल्स बताए कि किस चीज के लिए, किस राशि के लिए कौन सा प्रतीक आप यूज करेंगे। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर कुछ बच गया होगा तो हम आपको जब उसका मौका आएगा तो बता देंगे। और इसके बाद हम चल पड़े, फोकस दूरी का एक फॉर्मूला डिराइव करना था, f इज इक्वल टू r/2। f इज इक्वल टू r/2 का निगमन के लिए छोटा सा चित्र बनाया और सबसे अलग तरीके से आपको बताया। बहुत मेथड है, इसको मैं बहुत अलग अलग तरीके से प्रूव कर सकता था, पर मुझे लगता है कि आप लोगों के जो स्टैंडर्ड है, आप लोगों की जो क्लास है, वहाँ पर ये मेथड सबसे सुइटेबल मेथड है। बड़ी इजीली आंसर आ जाता है। ज़्यादा कुछ नियम हम अगर नहीं ध्यान रखने पड़ते हैं, बस टेंजेंट थीटा लगाओ और इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और आंसर बड़ी आसानी से आ जाता है हमारा। उसके बाद ये हमने सॉल्व किया यहाँ पर और f इज इक्वल टू r/2 लगा के, मतलब ला के दिखा दिया। हिंदी में लिख दिया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हमने यहाँ पर समझा दिया आपको। नाउ आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मतलब जो मिरर फॉर्मूला बना था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट टाइम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आज प्यारे बच्चों फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।